तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि राजभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, दोनों में अंतर क्या है, दोनों का महत्व क्या है और राष्ट्रभाषा की आवश्यकता क्यों है। इन सभी बिंदुओं पे बारी बारी से हम विचार करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं राजभाषा। तो अगर इसको आप तोड़ेंगे, ठीक है, तो निकलेगा राज्य की भाषा, अर्थात किसी राज्य के कामकाज की जो भाषा होती है उसे हम राजभाषा कहते हैं। कामकाज की भाषा से मतलब है शासन प्रशासन के कामकाज में प्रयोग की जाने वाली भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा। सीधे सीधे शब्दों में अगर आप कहें, वह भाषा जो किसी देश या राज्य के कामकाज की भाषा विधि द्वारा या कानून द्वारा स्वीकृत कर ली गई है, उस भाषा को हम क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। अब आप देखेंगे कि कैसे कामकाज की भाषा राजभाषा होती है। कि पुराने समय में बहुत लंबे समय तक आप देखेंगे कि अकबर के समय से लेकर के लगभग मैकाले तक फारसी जो थी वो कामकाज की भाषा थी। ठीक है, अंग्रेज जब आए तो लंबे समय तक क्या अंग्रेजी कामकाज की भाषा रही। ठीक है, देश जब आजाद हुआ तो संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो तात्पर्य यह है, शासन प्रणाली और कामकाज की जो भाषा है वह राजभाषा कहलाती है। ठीक है, अब जो राजभाषा है वह केंद्र में और राज्य में दोनों में एक ही भाषा राजभाषा हो सकती है और दोनों में अलग अलग भी राजभाषा हो सकती है। ठीक है, कोई राज्य अगर चाहे कि अपने कामकाज को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए अपने राज्य की किसी भाषा को राजभाषा के रूप में अगर मान्यता देना चाहे तो वो दे सकता है। ठीक है, आई बात समझ में? जैसे कि भारत के बहुत सारे राज्यों में, जैसे उत्तराखंड में हिंदी के साथ साथ संस्कृत को भी दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया है। बिहार में हिंदी के साथ साथ उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया है। नागालैंड की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। दक्षिण भारत के दो राज्य हैं, उनमें बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो अपनी भाषा में कामकाज करते हैं। आई बात समझ में? तो राजभाषा केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर एक भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी को लंबी चर्चा के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। लेकिन आप सब मालूम होगा कि भारत का संविधान लागू कब हुआ था? 1950 में। तो भारत का जब संविधान लागू हुआ तो अनुच्छेद 143 से लेकर अनुच्छेद 51 तक राजभाषा संबंधी जो व्यवस्थाएं हैं उसका जिक्र किया गया। उसमें अनुच्छेद 343 में यह बताया गया कि भारतीय संघ की जो राजभाषा होगी वह हिंदी होगी और लिपि जो होगी वह देवनागरी होगी। लेकिन इसी अनुच्छेद 343 में यह प्रावधान किया गया कि अंग्रेजी अगले 15 सालों तक सहभाषा के रूप में काम करती रहेगी, जिसकी समय सीमा थी लगभग 1965। 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ तो 1965 तक यह प्रावधान किया गया। यह इसलिए किया गया कि अंग्रेजों के शासन तक सारे कामकाज, जो सारी व्यवस्था थी, वह सब किस भाषा में होती थी? अंग्रेजी भाषा में होती थी। तो लोगों को उसी भाषा में कामकाज करने का पूरा अभ्यास हो गया था। ठीक है, तो यह प्रावधान किया गया कि अगले 15 वर्षों तक हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी कामकाज की भाषा बनी रहेगी। तो कायदे से 1965 में 1965 में यह समयावधि समाप्त हो गई। तो 1965 के बाद से सिर्फ और सिर्फ हिंदी को राजभाषा के रूप में काम करते रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में आजादी के बाद से अब तक हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग भी राजभाषा के रूप में किया जा रहा है। आज भी आप देखेंगे तो बैंकों में आप चले जाएंगे
कई तरह के सरकारी कार्यालयों में आप चले जाएंगे तो आपको जो फॉर्म है या बाकी सारी जो औपचारिकताएं हैं वो ज़्यादातर अंग्रेजी में आपको देखने को मिलती हैं। तो वो सिलसिला बदस्तूर जारी है और शायद दुनिया का एकमात्र ऐसा देश भारत होगा कि कोई विदेशी भाषा अभी भी यहाँ की राजभाषा के रूप में काम कर रही है। बाकी दुनिया के जितने भी सभी देश हैं उन्होंने अपनी ही भाषा को कामकाज की भाषा बनाया है। जहां तक राजभाषा के प्रयोग का क्षेत्र है तो राजभाषा का प्रयोग मूलतः 4 क्षेत्रों में होता है। एक शासन प्रशासन के क्षेत्र में, एक कार्यपालिका के, एक विधायिका और एक न्यायपालिका। ठीक है, तो शासन प्रशासन, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये 4 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे राजभाषा का प्रयोग किया जाता है या राजभाषा में इन सभी विभागों के कामकाज किए जाते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय में जो सुप्रीम कोर्ट है वहां आज भी सभी सुनवाई किस भाषा में होती है? अंग्रेजी में होती है। हिंदी भाषी व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा कि क्या दलील दी जा रही है और क्या बहस हो रही है और जज साहब क्या कह रहे हैं। तो है तो वैसे हिंदी राजभाषा का दर्जा तो मिल गया है, लेकिन उसे अंग्रेजी के बराबर पहुंचने में संघर्ष करना पड़ रहा है। राजभाषा के महत्व को जब हम समझेंगे, उसके प्रभाव को जब हम समझेंगे तो समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों है। तो राजभाषा के महत्व को या प्रभाव को अगर हम रेखांकित करना चाहें तो पहला बिंदु होगा, चूंकि राजभाषा शासन प्रशासन की भाषा होती है, कार्यालयों में प्रयोग की भाषा होती है, सरकारी कामकाज की भाषा होती है, इसलिए ज्यादातर लोग उसी भाषा में शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। यह उसके एक वर्चस्व का कारण है। दूसरा बिंदु है कि रोजगार के लिए उस भाषा में अधिक अवसर उपलब्ध होते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा का भी विषय उस भाषा से जुड़ जाता है। भौतिक लाभ के लिए भी वह विषय उपयोगी होता है, इसलिए युवाओं में उस भाषा के प्रति अधिक आकर्षण होता है। समझ में आ रही है बात? तीसरा बिंदु है कि सरकारी कार्यालयों में, ठीक है, या कहीं भी शासन प्रशासन कचहरी में जहां भी आप चले जाएं, राजभाषा का ही प्रयोग किया जाता है। तो कहने को तो हिंदी भी राजभाषा है भारत की, लेकिन आप देखेंगे तो ज्यादातर किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए अब आप इस बात को समझिए कि क्यों अंग्रेजी का वर्चस्व ज्यादा है। क्योंकि ज्यादातर बहुसंख्यक लोगों को यह लगता है कि इसमें रोजगार की संभावना है, इससे अधिक आपको सम्मान मिलेगा, भौतिक लाभ के लिए यह विषय जरूरी है, प्रशासन की यह भाषा है। ठीक है, तो ये महत्व होता है या यह प्रभाव राजभाषा का होता है। अगर राजभाषा और राष्ट्रभाषा एक ही हो तब तो बहुत सुंदर स्थिति होती है। ठीक है, जैसे कि दुनिया की बाकी सारे देशों में है। लेकिन राजभाषा अलग हो और राष्ट्रभाषा अलग हो तो राजभाषा राष्ट्रभाषा के ऊपर अपना प्रभाव डालती है, अपना दबाव डालती है। जैसा कि आप भारत में देख सकते हैं, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और राजभाषा हिंदी है, लेकिन हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी है। इसीलिए आप देखेंगे कि अंग्रेजी लगातार हिंदी के ऊपर अपना प्रभाव डाल रही है। तो हिंदी पर अंग्रेजी का जो एक गहरा प्रभाव है, ठीक है, आजकल जो इंग्लिश आ गई है या लोग अंग्रेजी बोलकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, ठीक है, यू नो ना, और फिर समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, तो जहां आवश्यकता नहीं हो वहां भी धौंस जमाने के लिए या अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए लोग अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ आप देखें कि हिंदी में किस तरह से अंग्रेजी के शब्दों का धड़ल्ले से प्रयोग किया जा रहा है। ऐसा इसलिए है कि राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन राजभाषा अंग्रेजी का अपना एक वर्चस्व है और वह लगातार हिंदी के ऊपर अपना प्रभाव डाल रही है या दबाव डाल रही है। स्पष्ट है बच्चे? राजभाषा किसे कहते हैं? भारत की राजभाषा क्या है? ठीक है, राजभाषा केंद्र और राज्य में अलग अलग हो सकती है। ठीक है, और राजभाषा का प्रभाव या महत्व क्या है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हुए अगले बिंदु पर हम बात करते हैं और वह हमारा बिंदु है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा जानेंगे।
ठीक है, और राष्ट्रभाषा के महत्व को समझेंगे और राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर भी समझेंगे। ठीक है, राजभाषा में तो हमने समझ लिया कि सरकारी कामकाज और शासन प्रशासन की जो भाषा होती है उसे हम राजभाषा कहते हैं। लेकिन राष्ट्रभाषा इससे अलग है। राष्ट्रभाषा से अभिप्राय उस भाषा से है जो संपूर्ण राष्ट्र की भाषा होती है, जो किसी राष्ट्र के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है, जो किसी राष्ट्र के लोगों में आपस में भावनात्मक एकता कायम करने में सक्षम होती है, वह भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। क्योंकि राष्ट्रभाषा के साथ जनता का भावनात्मक संबंध जुड़ा हुआ होता है और राष्ट्रभाषा जीवन के प्रत्येक पक्ष से जुड़ी होती है। राष्ट्रभाषा के माध्यम से ही हम किसी राष्ट्र की सभ्यता, संस्कृति, उसके मूल्य, ठीक है, को जान पाते हैं, समझ पाते हैं, देख पाते हैं। महात्मा गांधी कहते थे कि बिना राष्ट्रभाषा के राष्ट्र क्या होता है? गूंगा होता है। जैसे किसी एक देश के लिए राष्ट्रध्वज की आवश्यकता होती है, राष्ट्रगीत की आवश्यकता होती है, वैसे ही राष्ट्रभाषा की भी आवश्यकता होती है। क्योंकि राष्ट्रभाषा वह भाषा है जो देश की जनता में भावनात्मक एकता स्थापित करती है, राष्ट्र के लिए गौरव का भाव जगाती है, राष्ट्र के प्रति सम्मान का भाव जगाती है। इसीलिए राष्ट्रभाषा की ताकत बहुत ज्यादा होती है। हरदेव बाहरी ने अपनी एक किताब, हिंदी भाषा की जो किताब है, इसमें एक प्रसंग का जिक्र किया है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने एक प्रसंग बताया कि आयरलैंड का नाम आप लोगों ने सुना है ना? तो आयरलैंड भी कभी हमारी तरह, जैसे हम अंग्रेजों के गुलाम थे, वैसे ही कभी आयरलैंड भी अंग्रेजों के अधीन था। और वहां की आयरलैंड की जो मूल भाषा थी वह थी गैलिक भाषा। क्या भाषा थी? गैलिक। तो लंबे समय तक चूंकि अंग्रेजों का शासन रहा आयरलैंड पे, इसीलिए वहां की जो पीढ़ी थी, नई पीढ़ी थी, वह गैलिक भाषा भूल चुकी थी, या जिन्हें गैलिक भाषा आती थी वह भी उसका प्रयोग करने में शर्म का अनुभव करते थे। वहां के बहुत सम्मानित नेता हुए आयरलैंड के, उनका नाम था डी वैलेरा। तो डी वैलेरा ने कहा कि मैं अपने इस देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करूंगा और यह मुक्ति मैं दिलाऊंगा राष्ट्रभाषा के बल पर। और डी वैलेरा ने आयरलैंड के 100 वर्ष की उम्र के एक मोची से वह पुरानी गैलिक भाषा सीखी और उसका प्रचार प्रसार किया, युवाओं को प्रेरित किया अपनी भाषा सीखने के लिए। और इतना विस्तार हुआ उस गैलिक भाषा का कि उस भाषा के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीय एकता का भाव जागृत हो उठा और उस राष्ट्रभाषा के बल पर डी वैलेरा और आयरलैंड की जनता ने अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति ले ली। यह ताकत होती है राष्ट्रभाषा की। आप देखते हैं जब राष्ट्रध्वज हमारे सामने होता है तो हम सम्मान का भाव महसूस करते हैं कि नहीं? गौरव का भाव महसूस करते हैं कि नहीं? वैसे ही राष्ट्रभाषा का महत्व होता है। आयरलैंड का आयरिश कवि हुआ टॉमस डेविस। टॉमस डेविस ने कहा, कोई राष्ट्र अपनी राष्ट्रभाषा को छोड़कर के राष्ट्र नहीं हो सकता है। अगर किसी राष्ट्र के पास अपनी राष्ट्रभाषा नहीं है तो वह कभी भी राष्ट्रभाषा नहीं हो सकता है। तो ये महत्व है राष्ट्रभाषा का कि कैसे राष्ट्रभाषा पूरे राष्ट्र की जनता की भावनात्मक एकता को जागृत करने का काम करती है, कैसे जगाने का काम करते हैं, उनके भीतर कैसे राष्ट्रीय अस्मिता का भाव जगाने का काम करती है राष्ट्रभाषा। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि भारत चूंकि विविधताओं का देश है, यहाँ बहुत सारी भाषाएं हैं, है कि नहीं है? तो क्या बाकी सारी भाषाएं राष्ट्रभाषा नहीं है? बिल्कुल है। बाकी सारी भाषाएं भी इसी राष्ट्र की भाषा है, वो राष्ट्रभाषाएं हैं। लेकिन राष्ट्र की कोई एक भाषा जो सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली समझी व्यवहार में लाई जाती है और जो राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है, जो एकता के सूत्र में पिरोने का काम करती है, वह भाषा कौन सी है? हिंदी है। इसलिए हिंदी को ही राष्ट्रभाषा होने का गौरव प्राप्त है, या हिंदी में ही वो सारी योग्यताएं हैं कि हम हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा मान सकते हैं।
हालांकि एक बात आपको बता दूं कि भारत के संविधान में हिंदी के लिए राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। हिंदी को राजभाषा माना गया है, लेकिन राष्ट्रभाषा जैसे शब्द का प्रयोग भारत के संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। और आपको मालूम होगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भी बड़े बड़े देश के नायकों ने अलग अलग मंचों से हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने, हिंदी में कामकाज करने, हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत प्रयास किए। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्वामी दयानंद सरस्वती, ऐसे तमाम नाम हैं जिन्होंने अलग अलग मंचों से, अलग अलग मोर्चों से हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए वकालत की या हिंदी के महत्व को बताया और कहा कि पूरा देश अगर स्पंदित हो सकता है किसी एक भाषा से तो वह ताकत सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषा में। महात्मा गांधी ने इंदौर के अधिवेशन में स्पष्ट किया, मेरा यह मत है कि हिंदी ही हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है और होनी भी चाहिए। वे कहते थे कि हिंदी का प्रश्न स्वराज्य का प्रश्न है और देश की आजादी से इस प्रश्न को जोड़ते थे। ठीक है, और उन्होंने सैद्धांतिक दृष्टि से क्यों हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है उसके कुछ बिंदु बताए, जिसमें से पहला बिंदु था उनका, वह भाषा राष्ट्र के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाने वाली होनी चाहिए। तो वो भाषा कौन थी? हिंदी थी। आज भी हिंदी है जो पूरे देश में सबसे अधिक बोली जाती है। दूसरा उन्होंने बताया कि जो सीखने में क्या हो, आसान हो। तीसरा बिंदु उन्होंने बताया जिसके द्वारा भारतवर्ष के धार्मिक, आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवहार को निभाया जा सके, तो यह काबिलियत, यह गुण भी हिंदी में विद्यमान है। फिर उन्होंने कहा जो क्षणिक या अल्पस्थायी स्थिति के ऊपर निर्भर ना हो। तो ये सारे गुण जो थे वो सभी गुण हिंदी में, उन्हें लगा कि ये सारे गुण जो हैं वो हिंदी में विद्यमान हैं, इसलिए अलग अलग मंचों से देश के महान लोगों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने और उसका ज्यादा प्रयोग करने की बात कही। महात्मा गांधी ये मानते थे कि राष्ट्रभाषा के सारे गुण अगर भारत की किसी एक भाषा में विद्यमान है तो वह भाषा है हिंदी। 1936 के अधिवेशन में उन्होंने कहा कि अगर भारत को सचमुच आगे बढ़ना है तो चाहे कोई माने या ना माने राष्ट्रभाषा हिंदी ही बन सकती है, क्योंकि जो स्थान हिंदी को प्राप्त है वह किसी और भाषा को प्राप्त नहीं है। तो आप देखें कि कितने पुरजोर तरीके से वो वकालत करते थे। ठीक है, 1918 में कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस ने अपना जो अभिभाषण था वह हिंदी में पढ़ा और ये कहा कि इसका सिर्फ इतना ही संदेश है कि जो कामकाज अंग्रेजी में हो रहे हैं वो कामकाज हिंदी में होने चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती गुजरात के ब्राह्मण थे, गुजराती और संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो लगातार हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने का प्रयास करते रहे। तो अभी आपने सुना कि कैसे अलग अलग मंचों से हमारे जो महापुरुष थे, सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने की वकालत वो करते रहे। क्योंकि भारत विविधताओं का देश है, बहुभाषा भाषी राष्ट्र है, तो जो अहिंदी भाषी हैं, जिन्हें हिंदी नहीं आती, उन्हें उकसाया जाता है कि भाई हिंदी राष्ट्रभाषा क्यों हो। तो इसको लेकर के कई बार विवाद या कई बार प्रश्न खड़े होते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी लगातार हिंदी को इस गौरव पे पहुंचाने का प्रयास हमारे पूर्वजों और महापुरुषों द्वारा किया जाता रहा। कुल मिलाकर जो विद्वान हैं, ठीक है, विद्वानों की राय में उन्होंने कुछ मानक बताए हैं, कुछ गुण बताए हैं कि अगर ये सारे गुण किसी भाषा में हो तो वह भाषा राष्ट्रभाषा हो सकती है। वो कुल 7 गुण उन्होंने बताए हैं, गुण या योग्यता या अर्हता कह लीजिए। उस पे एक एक बिंदु पे हम चर्चा कर लेंगे और हम खुद देखेंगे कि वो गुण किस भाषा में विद्यमान है और कौन सी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है। जो पहला मानक बताया वो कहा कि वह भाषा राष्ट्र के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाती हो, तो वह भाषा कौन है? हिंदी। उन्होंने दूसरा कारण बताया कि उस भाषा का विस्तार अपने क्षेत्र से भी बाहर हो, यानी कि उसका विस्तार व्यापक हो। तो इस दिशा में अगर आप देखें तो वह भाषा भी हिंदी ही है, क्योंकि उत्तर भारत के तो बहुत सारे राज्यों में हिंदी बोली ही जाती है। दक्षिण भारत में भी
संपर्क के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वह भाषा राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत का वहन करती हो, तो यह गुण भी हिंदी में विद्यमान है। उस भाषा की व्याकरणिक संरचना सरल हो, सुगम हो और आसानी से समझ में आ जाने वाला हो। अगला बिंदु बताया कि उस भाषा की कोई वैज्ञानिक लिपि हो, तो हिंदी की वैज्ञानिक लिपि क्या है? देवनागरी। उस भाषा में सजीवता और जीवंतता हो, ताकि वह नए शब्दों को अपने में समाहित कर सके। तो यह गुण भी आप हिंदी में देखते हैं कि कैसे अंग्रेजी के शब्द हों, उर्दू के हों, फारसी के हों, उनको वह समाहित कर लेती है और नए नए शब्द भी सृजित हिंदी में होते रहते हैं। और उस भाषा में शब्द सामर्थ्य तथा अभिव्यंजनात्मक क्षमता होनी चाहिए। तो ये जो 7 गुण हैं या मानक हैं या अर्हता हैं, इन अर्हताओं पे अगर कोई भाषा भारत में फिट बैठती है या इन मानकों को पूरा करती है तो वह भाषा है हिंदी। ठीक है, इसलिए हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा होने का गौरव प्राप्त करती है या अधिकारी है। अंत में हम ये जान लें कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है। हालांकि परिभाषा से अब आप सारी चीजें समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी परीक्षा में प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए यह जानना जरूरी है कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है। ठीक है, जो पहला अंतर है वह प्रयोग के क्षेत्र को लेकर के। ठीक है, कि राजभाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज के लिए, शासन के लिए, ठीक है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के कामकाज के लिए राजभाषा का प्रयोग किया जाता है, जबकि राष्ट्रभाषा बृहत्तर जनता के बीच में प्रयोग की जाती है, यानी कि देश की अधिकांश जनसंख्या जो है वह उसी भाषा में बातचीत करती है, एक दूसरे से संपर्क करती है। पहला अंतर तो ये हो गया। दूसरा अंतर यह हुआ कि राष्ट्रभाषा, ठीक है, समग्र जनता की भाषा है। जनता उसके प्रति एक भावनात्मक लगाव महसूस करती है, और जो राजभाषा होती है उसका भविष्य सत्ता या सरकारें तय करती हैं। वह सरकार के कामकाज के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा अंतर क्या है कि कोई राजभाषा विदेशी भाषा भी हो सकती है, लेकिन राष्ट्रभाषा अनिवार्य रूप से अपने देश की ही भाषा होगी। आई बात समझ में? जैसे कि जब अकबर के समय में फारसी थी तो वो हमारी भाषा नहीं थी, अंग्रेजों के समय में अंग्रेजी थी राजभाषा, वो भी हमारी भाषा नहीं थी, लेकिन राष्ट्रभाषा हमेशा से किसी देश की अपनी भाषा ही होती है। राजभाषा का संबंध प्रशासनिक कार्य प्रणाली से हो, इसलिए वह बुद्धिजीवियों, कार्यालय में, ठीक है, और प्रशासकों के बीच में प्रयोग की जाती है, जबकि राष्ट्रभाषा लोगों के सुख दुख को बांटने की भाषा होती है। अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला अंतर यह है कि अगर किसी देश की राजभाषा और राष्ट्रभाषा अलग अलग है तो संभव है कि वहां के नागरिकों में राजभाषा के प्रति बहुत अधिक सम्मान न हो, क्योंकि वह यह महसूस करता है कि यह हमारी अपनी भाषा नहीं है, लेकिन राष्ट्रभाषा के प्रति उसके मन में अनिवार्य रूप से सम्मान की भावना होती है। ये अंतर होता है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है अंत में कि राष्ट्रभाषा की जरूरत क्यों, या हिंदी ही राष्ट्रभाषा क्यों? तो इसको ऐसे समझिए, क्योंकि भारत बहुभाषा भाषी राष्ट्र है, यहाँ बहुत सारी बोलियां, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो भारत की सभी भाषाएं राष्ट्रभाषा है। ठीक है, लेकिन कोई एक भाषा, ठीक है, जिसका व्यवहार सर्वाधिक होता है, जो राष्ट्रीय अस्मिता की भाषा है, जो हमारी आइडेंटिटी की भाषा है, राष्ट्रीय पहचान की जो भाषा है, वह भाषा हिंदी है। लेकिन हिंदी को राष्ट्रभाषा मान लेने से बाकी किसी भाषा का महत्व या उसके सम्मान में कोई कमी नहीं आती है, कि हमारे राष्ट्र की ही भाषा है। लेकिन जिस प्रकार एक राष्ट्रध्वज होता है, जिस प्रकार एक राष्ट्रगीत होता है, उसी प्रकार राष्ट्र की अस्मिता और राष्ट्र के
सांस्कृतिक एकता को प्रदर्शित करने के लिए किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का गौरव मिलना चाहिए। अब उदाहरण के तौर पे बहुत सारे फल हैं, ठीक है, और आम क्या है? फलों का राजा। आम का को फलों का राजा मान लेने से बाकी सारे फलों का महत्व कम नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारे पक्षी हैं हमारे देश में, एक से एक सुंदर पक्षी हैं, लेकिन मोर को राष्ट्रीय पक्षी मान लेने से बाकी किसी पक्षी का महत्व घटाना नहीं होता है। आई बात समझ में? तो जैसे मोर को राष्ट्रीय पक्षी मान लेने से बाकी किसी पक्षी का महत्व कम नहीं होता है, उसकी भी अपनी एक सुंदरता है, उसकी भी अपनी एक खूबियां है। वैसे ही हिंदी को राष्ट्रभाषा मान लेने से बाकी भारत की किसी भी भाषा का महत्व कम नहीं होता है। क्योंकि भारत विविधताओं का देश है, इसलिए जो अहिंदी भाषी लोग हैं वो लगातार यह प्रश्न करते रहते हैं कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा क्यों है। तो इसका उत्तर यह है कि देश की बहुसंख्यक जनता, लगभग 45 से 50% के बीच में जो जनता होती है, वो जो जनता है भारत की, वह हिंदी का प्रयोग करती है और यह सर्वमान्य रूप से स्वीकृति प्राप्त कर चुकी है। इसलिए हिंदी ही राष्ट्रभाषा होनी चाहिए और हम सबको यह प्रयास करना चाहिए कि हम अपने ज्यादातर कामकाज जो हैं वो अपनी राष्ट्रभाषा में ही करें, ठीक है। इसका मतलब यह नहीं है कि अंग्रेजी से कोई बैर है या अंग्रेजी से कोई दुश्मनी है। अंग्रेजी हमें सीखनी चाहिए, अंग्रेजी आनी चाहिए, लेकिन अंग्रेजी महत्व का विषय बन जाए हमारे लिए, ठीक है, हमारे महत्व को वो डिफाइन करे, ऐसा उचित नहीं है। और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास हम युवाओं को करना चाहिए कि हम अपने जो रोजमर्रा के कामकाज हैं उसको हम हिंदी में करें। हम हिंदी बोलने में संकोच महसूस न करें, हिंदी बोलते हुए हमारे बीच हीनता का भाव नहीं आए, हिंदी बोलते और हिंदी पढ़ते हुए हम सम्मान का अनुभव करें, गौरव का अनुभव करें कि यह भाषा हमारी संस्कृति का स्पंदन करती है, यह भाषा हमारे प्राणों में बहती है, यह भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है। इस भाषा का संबंध हमारी राष्ट्रीय एकता और अस्मिता से है, इस भाषा का संबंध राष्ट्रीय आंदोलन से है, इस भाषा का संबंध हमारे जीवन मूल्यों से है। इसलिए हम हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी सीखते हैं, हिंदी बोलते हैं और हिंदी जीते हैं। आई बात समझ में? इसका संबंध कहीं से भी किसी और भाषा को कम करने से नहीं। और हमें यह चाहिए कि हम प्रयास करें कि हम अन्य भारत की जो भाषाएं हैं, एक दो भाषाएं, वह भी सीख सकें। अगर ऐसा होता कि उत्तर भारत के लोग भी दक्षिण भारत की एक दो भाषाएं सीखते, ठीक है, तो ये जो विवाद है भाषा को लेकर के, ठीक है, वह शायद नहीं होता या कम हो जाता। तो नई पीढ़ी को अपनी भाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी को उन्नत करने के लिए प्रयास करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आपने राजभाषा समझ लिया क्या है, ठीक है, राजभाषा का प्रभाव और महत्व समझ लिया, आपने राष्ट्रभाषा की परिभाषा जान ली, ठीक है, राष्ट्रभाषा क्यों जरूरी है, ठीक है, वह जान लिया, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर जान लिया, और हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा क्यों हो यह भी आपने जान